So to the topic, today's topic, again Shakespeare, and but शेक्सपियर का डिफरेंट जॉनरा। हमने कॉमेडीज तो देखी हैं, बड़ी अच्छी कॉमेडी हमने मर्चेंट ऑफ वेनिस लास्ट टाइम देखी, और अब ट्रेजिडीज़ में हम देखते हैं। ट्रेजिडीज़ में बेशुमार अच्छे काम हैं। यहाँ भी हमें दो तीन वर्क्स को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, कुछ आपने पढ़े हुए हैं, चले उनको ना भी अगर यहाँ पे हम टच करेंगे तो कोई बात नहीं। तो जूलियस सीजर से स्टार्ट लेते हैं। जूलियस सीजर ज़्यादातर जो कि सिलेबस में शामिल नहीं होता, तो हो सकता है कि आपने इसे ना पढ़ा, और पढ़ा है तो दोबारा से ज़रा कंसोलिडेट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रेजेडी है, ये ट्रेजेडी बट हिस्ट्री पर बेस्ड है। एग्जैक्ट ये हिस्ट्रीज हम इसको नहीं कह सकते कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ क्रिएशन की गई और फिर एक ट्रेजिक हीरो भी क्रिएट किया गया है। उस वजह से इसका जो जॉनरा है वो ट्रेजेडी है, आल दो ये एक रोमन हिस्ट्री के वाकयात के ऊपर बेस्ड है। एग्जैक्ट हिस्ट्री नहीं स्टेज पे लेके आए शेक्सपियर, इसलिए हम हिस्ट्रीज में नहीं इसको शुमार करते। ये एक ट्रेजेडी है, वो आप समझ गए होंगे बात। तो व्हाट हैपेंड इन इट, कुछ पॉइंट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। द सिटीजन्स ऑफ द रोम, जो कि जूलियस सीजर आपको पता है बड़े फेमस ये नाम है जूलियस सीजर। ये वो पहला शख्स है जिसके नाम के साथ सीजर लगता था, और फिर बाद में आने वाले जितने लोग हैं वो सीजर नाम जो है ना वो ऑनर के तौर पे साथ लगाते रहे। ठीक है, ये वो शख्स है जिसने बुनियाद रखी, अंपायर की बुनियाद रखी, रोमन अंपायर की। उससे पहले रोम बन चुका था, लेकिन वो एक डेमोक्रेसी थी। पहले 400 साल जो है ना वो डेमोक्रेसी रही है, और उसके बाद फिर रोमन अंपायर में वो कन्वर्ट हुआ है। तो ये जो बिल्कुल डेमोक्रेटिक से, या उसे प्योर डेमोक्रेसी तो वो नहीं होगी, ठीक है, लेकिन किसी हद तक आप उसे कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी थी या एरिस्टोक्रेसी थी एटलीस्ट, अगर आप पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा जानते हैं तो। लेकिन ये हिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट टर्न है, ये टर्न ऑफ द हिस्ट्री या रोमन जो हिस्ट्री अगर उसको आप देखें तो यूं समझें कि ये पब्लिक की जो रिपब्लिक थी, यानी उससे पहले वो एक डेमोक्रेसी थी, रोमन रिपब्लिक गवर्नमेंट होती थी, बहुत सारे लोग मिलके उसे रूल करते थे, और पार्लियामेंट होती थी, सिलेक्ट होकर लोग आते थे, वो रूल करते थे मिलके, किसी एक शख्स की हुकूमत नहीं थी वहां के ऊपर। लेकिन जूलियस सीजर वो पहला शख्स है जो ऐसा कोई फैसला लेता है। तो ये उसके बारे में है, ठीक है। ये वो सीजर, ये वही वर्ड है जिसे हमारे यहाँ जो अरेबिक में आकर ये कैसर हो जाता है, कैसर। आपने वर्ड जो कैसर है हमारे यहाँ, असल में ये सीजर है, या इसको कैसर, जूलियस कैसर भी आप कह सकते हैं, के की साउंड अगर आप निकालेंगे, क्योंकि ये रोमन नेम था, रोमन वर्ड है, तो अरेबिक में इसे जूलियस कैसर कहते थे। बल्कि आने वाले जितने भी एम्परर आएंगे वो अपने साथ सीजर लगाएंगे, सीजर एक टाइटल बन जाएगा, अभी ये इसका नाम है। लेकिन इसके इसकी तो ट्रैजिक, एक तो ट्रैजिक हीरो है, ये तो ट्रेजिडी हो जाती है इसके साथ, लेकिन अंपायर की बुनियाद रख जाता है। लेकिन क्या होता है ड्रामा के अंदर, क्या है, द सिटीजन्स ऑफ द रोम गैदर टू सेलिब्रेट जूलियस सीजर ट्रायम्फेंट रिटर्न फ्रॉम वॉर। तो अब सीन ये है, रोम है, रोम में क्या हो रहा है, सेलिब्रेशन होने जा रही है। जूलियस सीजर जो कि एक जनरल है, और उसके साथ एक और जनरल भी है, एंटनी भी है, ये सारे लोग जंग से वापस आ रहे हैं और जंग जीत चुके हैं, और पूरा रोम जो है इन्होंने कॉन्कर कर लिया। यानी रोम में अब इनका कोई मुखालिफ नहीं रहा, इन्होंने पोम्पी को शिकस्त दे दी है, और पोम्पी को डिफीट करने के बाद, जो बहुत काबिल जनरल समझा जाता था, और रोम के एक एरिया पे कब्जा किया हुआ था उसने, तो ये एक बहुत मुश्किल किस्म की एक जंग जीत कर जूलियस सीजर वापस आ रहा है, और इसने इससे पहले भी बेशुमार फतूहात ले रखी हैं। तो जूलियस सीजर एक ऐसा जनरल है जिसकी एक धाक बैठ चुकी है अवाम के ऊपर, ठीक है, पूरे रोम में इसका डंका बज रहा है, और यही चीज अब इसके लिए खतरनाक है। कैसियस यानी जूलियस सीजर हमारा ये हीरो जो जंग से वापस आ रहा है, और बहुत सारी उसने फतूहात ली हैं, रोम की जो है वो सल्तनत है उसको दवाम बख्शा है, उसको डिफेंड किया है लैंड को। लेकिन दूसरी तरफ देखिए जी, कैसियस हमारे पास एक करेक्टर, कैसियस एंड ब्रूटस, दो और करेक्टर आर सेनेटर्स, ठीक है, ये सेनेट के मेंबर्स हैं,
पहले चूंकि डेमोक्रेसी है ना, आपको मैंने बताया था, तो ये सेनेटर्स हैं कैसियस और ब्रूटस, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। ब्रूटस बड़ा क्लोज फ्रेंड है जूलियस सीजर का। दे फील दैट सीजर इज बिकमिंग टू पावरफुल एंड टू मच लाइक ए किंग, ठीक है। खास तौर पे कैसियस को ये खतरा है, और कैसियस फिर ब्रूटस को भी अपने साथ मिला लेता है, अपने नजरियात का हामी कर लेता है। और ये लोग सीजर के, अभी सीजर ने पहुंचना है, रोम के अंदर नहीं पहुंचा, लेकिन जहां जहां से वो गुजर रहा है ना, इनको इतलात मिल रही है, पब्लिक उसका शानदार इस्तकबाल कर रही है। और डे बाय डे जो है ना, उसके जहन में ये बात सुनने में आ रही है कि शायद वो रोम पहुंच के अपने आप को शहनशाह डिक्लेयर, एम्परर जो है या किंग डिक्लेयर कर देगा। ये चीज कैसियस और ब्रूटस जो सेनेटर है उनको ये पसंद नहीं है। दे फील दैट सीजर इज बिकमिंग टू पावरफुल एंड टू मच लाइक ए किंग। कैसियस टॉक्स टू ब्रूटस अबाउट ओवरथ्रोइंग सीजर, और कैसियस जो है अब लगातार मशवरे कर रहे हैं लोगों से कि किसी तरीके से सीजर को रोका जाए, सीजर को रोका जाए कि वो पूरी जो अंपायर है वो, बल्कि अब अंपायर बन जाएगी, एक एम्परर बन जाएगा, एक किंग, एक एक बंदे के पास सारी पावर आ जाएगी। और हमारा मुल्क तो डेमोक्रेसी की वजह से फेमस है, हमारी कंट्री तो रिपब्लिक है, तो पब्लिक की यहाँ हुकूमत होती है, सेनेटर रूल करते हैं मिलके, जिन्हें आवाम सेलेक्ट करती है। Cassius and his fellow conspirators visit Brutus to discuss their plot to murder Caesar at the Senate. ठीक है, वो सोचते हैं कि जैसे ही वो आएगा ना, तो सेनेट में अगले दिन जब उसने आना है रिपोर्ट करने के लिए अपनी फतूहात के बारे में, तो वहां पे हम सारे लोग मिलके उसका मर्डर कर देंगे, ठीक है। ब्रूटस वाइफ पोर्शिया, यहाँ पे पोर्शिया कैरेक्टर आपके पास पहले भी है जिसने डिस्गाइज किया था खुद को, और ये ब्रूटस की वाइफ भी है, is worried and begs Brutus to tell her what's happening, but he refuses. ठीक है, ये खुफिया मीटिंग हो रही है, सेनेटर ब्रूटस के पास आते हैं, और ब्रूटस का साथ मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि ब्रूटस काफी पावरफुल सेनेटर है और उसकी मर्जी के बगैर इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया जा सकता। इनका ख्याल है सीजर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका मर्डर कर दिया जाए, और मर्डर के लिए भी इन्होंने तरीका ये सोचा है कि किसी एक, कोई एक बंदा मर्डर करेगा तो फिर वो तो हीरो बन जाएगा, या उसको फिर हमें सजा देनी पड़ेगी। तो क्या ऐसा करेंगे कि सारे लोग जो है ना वो मिलकर मर्डर करेंगे, सारे सेंटर अपना अपना मर्डर में हिस्सा डालेंगे, ठीक है। सीजर्स वाइफ कैलपर्निया और कैलिफोर्निया, ये उनकी वाइफ है सीजर की, कैलिफोर्निया। अब सीजर वापस आ जाता है, warn Caesar to stay indoor as she has dreamt about his death. रात को क्या होता है, उसे एक ड्रीम आता है कि यह सीजर की जान को खतरा है, और वो सुबह जब जाने लगता है तो उसे बहुत रोकती है कि तुम ना जाओ। बट सीजर इज परसुएडेड टू गो टू द सेनेट बाय वन ऑफ द कॉन्स्पायरेटर्स। लेकिन आगे जो कॉन्स्पायरेटर्स हैं, साजिशी हैं, जिन्होंने सीजर को मारने का प्लान कर लिया हुआ है और ब्रूटस को अपने साथ मिला लिया हुआ है, दो बड़े मेन कैरेक्टर हैं कैसियस और ब्रूटस। और एक कॉन्स्पिरेटर को वो भेजते हैं कि जाओ उसे बुला लाओ, क्योंकि आगे बिल्कुल हर चीज तैयार है, हर बंदे ने जो है ना वो चाकू छुरियां छुपा के रखी हुई हैं ताकि बारी बारी मारेंगे। और जो है वो सीजर की वाइफ कहती है कैलिफोर्निया के, मैंने जो कि नाइटमेयर देखा है इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। लेकिन वो कॉन्स्पिरेटर जो है ना वो परसुएट करता है कि नहीं आप आओ, आपको लाजमी आना चाहिए, और सारे सेनेटर आपका वेट कर रहे हैं, आप इतने बहादुर सिपाही हैं, इतनी जंगें आप जीत के आ रहे हैं, तो अगर आप नहीं आएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि अपनी बीवी की बात मान के सीजर डर गया है। इस बात से जूलियस सीजर सोचता है कि जाहिर है वो तो बहुत बहादुर जनरल है, और वो कैसे डर सकता है किसी चीज से। सो सीजर आ जाता है, और वहां उसके साथ क्या होता है, सीजर स्टैब्ड टू डेथ बाय द कॉन्स्पिरेटर्स ऑन द स्टेप्स ऑफ द सेनेट। बिल्कुल स्टेप्स पर जब वो चढ़ रहे होते हैं सीढ़ियां, उस पर हमला कर देते हैं वो लोग, और जो है ना उसको मार डालते हैं। इवन जब ब्रूटस जो है वो उसको फाइनल वूंड देता है, ब्रूटस डिलीवर द फाइनल वूंड, पहले वो पीछे खड़ा रहता है और फिर आखिरी जो है ना वो वार वो करता है,
तो उस वक़्त वो बड़ी फेमस लाइन भी है कि यू टू ब्रूटस, कि तुम भी इनमें शामिल हो। इस पर सीज़र हैरान होकर ब्रूटस को देखता है कि तुम भी ऐसा कर रहे हो, तुम भी मुझे मारने वालों में मेरे अजीम तरीन दोस्त, मेरे क्लोज तरीन दोस्त जो है, क्या तुम भी इनमें शामिल हो। ये काफ़ी फेमस हुई थी लाइन सीज़र की। सो एंटनी जो है उनके साथ एक, मैंने आपको बताया था, एक जनरल आता है, जूनियर है सीज़र से या उसका हम असर है, who was friend with Caesar, shakes hands with the conspirators. When he is left alone, Antony curses the murderers and talks of the revenge. ठीक है, वो शुरू में तो उसे पता चल जाता है कि जैसे तो पता चलता है कि डेथ हो गई है, सीजर को मार दिया गया, तो ऑब्वियसली वो अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाद में वो उनको कर्स करता है। ब्रूटस एंड एंटनी स्पीक टू द क्राउड एट सीजर्स फ्यूनरल। अब अगले दिन सीजर का जनाजा है, फ्यूनरल है, बहुत ज्यादा पब्लिक है, रोम भर चुका है, क्योंकि सीजर को तो बहुत लोग पसंद करते थे और वो तो बादशाह का ऐलान करने ही वाला था, अभी उसने किया नहीं था लेकिन इन्होंने उसको मार दिया, इसी डर से कि रिपब्लिक जो है वो एम्पायर न बन जाए। तो वहां पे फ्यूनरल स्पीच होती है, और यहाँ बड़ी फेमस स्पीचेस हैं दोनों, लिटरेचर में काफी ये फेमस है। एट फर्स्ट द क्राउड स्पोर्ट ब्रूटस, शुरू में ब्रूटस आके स्पीच देता है और बताता है कि हमें क्यों मारना पड़ा सीजर को, यानी वो जस्टिफाई करता है कि हमने आम आदमी के भले के लिए इसकी जान ली है, अगर हम इसे ना मारते तो यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो जाती। ठीक है, ये बहुत बहादुर था, सब कुछ था, इसने रोम के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब जो जो स्टेप लेने वाला था, इससे रिपब्लिक ऑफ रोम जो है वो खत्म हो जाना। बट एंथनी शोज देम सीजर्स वुंड्स एंड रीड्स हिज विल। लेकिन एंथनी फिर स्पीच देने के लिए आता है, और लेकिन ये इसकी स्पीच जो है वो तो उनके खिलाफ होती है, कॉन्स्पिरेटर्स के, और उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि इस तरह की स्पीच देने वाला है, उनको नहीं बताता ये, और उसकी विल भी पढ़ के सुनाता है, सीजर के कारनामे बताता है, और फिर उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ बताता है। द क्राउड टर्न अगेंस्ट ब्रूटस एंड कॉन्स्पिरेटर्स फ्ली द सिटी। और जब कॉन्स्पिरेटर्स को पता चलता है, साजिशों को, कि लोग अब भड़क रहे हैं और किसी भी लम्हे उन पर हमला कर देंगे और उन्हें मार डालेंगे, तो ये दोनों भाग जाते हैं। ब्रूटस एंड द कैसियस गैदर्स एन आर्मी टू फाइट अगेंस्ट एंटनी। अब पीछे एंटनी लीड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कैसियस और ब्रूटस जो भाग गए हैं, उन्होंने अपनी आर्मी इकट्ठी कर ली है। अब इनके यहाँ सिविल वार स्टार्ट हो गई है, यानी रोम के अंदर आपस में लड़ाई, एक तरफ एंटनी है और दूसरी तरफ ब्रूटस एंड कैसियस है। दे आर्ग्यू बिफोर द फाइट एंड ब्रूटस सीज अ विजन ऑफ द सीजर्स घोस्ट। उसे सीजर का घोस्ट भी नजर आता है, वो कुछ माइनर इंसिडेंट्स हैं इसके अंदर। Brutus is hopeful in the battle, but Cassius hears a mistaken report that his own troops are losing and kills himself. ठीक है, पहले तो बड़ी अच्छी घुमसान की लड़ाई होती है बल्कि, लेकिन ब्रूटस जो है फिर उसको पता चलता है कि उसके ही लोग उसको ऐसे ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि ये एहसास लोगों को हो रहा है कि इसने सीजर को मारा है, तो इसका साथ नहीं देना चाहिए। तो अल्टीमेटली ही किल्स, सुसाइड कर लेता है, किल्स हिमसेल्फ। When his army is defeated, Brutus refuses to be captured and also kills himself. Antony wins the battle and praises Brutus' honor. Antony returns to rule Rome with Caesar's great nephew Octavius. इसके साथ ऑक्टेवियस भी होता है जो लड़ाई लड़ता है एंटनी के साथ मिलके। जंग जीत जाते हैं और वो दोनों जो है ना वो सुसाइड कर लेते हैं, ब्रूटस और कैसियस दोनों, और जंग हार जाते हैं, और ये वापस आता है, और एंटनी और ऑक्टेवियस जो है ये मिलकर फिर रूल करते हैं। और ये ऑक्टेवियस कौन है, ये बड़ा अहम किरदार है, इसका नाम है, इसी का नाम है आगे चल के अगस्टस। ठीक है, ये वही पहला बाकायदा एम्परर होगा, क्योंकि उसके बाद ये एम्परर बनता है पहला अगस्टस सीजर के नाम से ये मशहूर होता है। ये भी अपने नाम के साथ सीजर लगाता है, क्योंकि इसके जो अंकल हैं वही थे, और उनका कुछ जो कि बेटा नहीं था जूलियस सीजर का, इसलिए भतीजे को तख्त पे बिठाते हैं, और बाकायदा से अब ये एम्पायर में कन्वर्ट हो ही जाते हैं, जिस चीज़ को वो रोकना चाह रहे थे। और एंटनी और ये मिलकर रूल करते हैं, और ये वही एंटनी है जिसके ऊपर अलग से एक ड्रामा भी मौजूद है, एंटनी एंड कैलोपैट्रा। ठीक है, बाद में एंटनी और ऑक्टेवियस की भी लड़ाई होती है, इस ड्रामे से हट के जो हिस्ट्री है, जिसमें फिर एंटनी को शिकस्त हो जाती है। ठीक है,
और ऑक्टेवियस अगस्टस के रूप में सोल पावरफुल पर्सन सामने आता है। और ये वही अगस्टस है जिसके ज़माने में जो है वो बड़े बड़े वर्जल ने जो एनियड लिखी थी, इसी अगस्टस के रिलेशनशिप को ट्राय से जोड़ा था उसने। अब आपको अगली, और ये वही अगस्टस है जिसके नाम पे एक महीना जो है ना वो शामिल है, अगस्त। अगस्त का महीना इसी एम्परर के नाम पे, इसी के ट्रिब्यूट दिया गया इसी को, किंग अगस्टस के नाम से। और इसी के नाम पे आगे एक एज आएगी, इंग्लिश में एक एज आएगी जो कि अगस्टस के नाम पे है। मजे की बात है, ये आगे चल के हम देखेंगे आखिर इसके नाम पे क्यों है। ये तो एक रोमन किंग था, एक रोमन एम्परर था। ये जो अगले वाकयात मैंने बताए वो ड्रामे के अंदर नहीं है, वो सिर्फ मैंने आपके नॉलेज के लिए आपको बताया। So Julius Caesar is based on the Thomas North's 1579 version of the Plutarch's Lives of the Noble Grecians and Romans, जो हिस्ट्री की बुक है, ये उसके ऊपर ज्यादा बेस्ड है। शेक्सपियर ने जो हिस्ट्री की बुक पढ़ी थी थॉमस नॉर्थ की। इट इज ए प्ले ऑफ रैट्रिकल पावर एंड यूजुअली लूसिडिटी। ठीक है, इसमें रैट्रिक का बड़ा रोल है, किस तरह परसुएशन होती है, किस तरह ब्रूटस बातों में आ जाता है, उनके साथ मिल जाता है, और किस तरह ब्रूटस एक स्पीच देता है और लोगों को कन्विंस कर लेता है, और फिर किस तरह एंटनी जो है उन्हें अपनी रैट्रिक शो करता है और सारा जो है ना वो पांसा पलट देता है, कॉन्स्पिरेटर्स को वहां से भागना पड़ जाता है। और ये सारा कुछ क्या होता है, पावर ऑफ रैट्रिक से। रैट्रिक क्या होता है, यूज ऑफ द लैंग्वेज टू परस्यूड अदर। ठीक है, अपना काम पूरा करने के लिए अब लैंग्वेज का जो इस्तेमाल किया जाता है परसुएड करने के लिए लोगों को, उसे रैट्रिक कहा जाता है। अब ये बाकायदा से यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ाई जाती, पुराने टाइम पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। और अभी भी ये जो मौलवी बनते हैं, जो मुल्लाज बनते हैं, जो अच्छे स्पीकर बनते हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट आर्ट होता है। इसलिए आप देखते हैं कि ये मौलवी जो है परसुएसिव टॉक करते हैं, ये परसुएट कर लेते हैं आपको। रैट्रिक की इन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है। If with double focus, the murder of the Caesar exemplified the medieval idea of tragedy. ठीक है, द डाउनफॉल ऑफ ग्रेट मैन। यहाँ पे हमें नजर आता है कि शेक्सपियर ने मीडिएवल इवल जो आइडिया ऑफ ट्रेजेडी था कि बड़े शख्स का डाउनफॉल, इसमें ज्यादा ट्रेजेडी क्रिएट होती है, इसका भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया है। Dante had put the assassins Brutus and the Cassius alongside Judas in the lowest circle of the hell. डांटे की जो पोएम है डिवाइन कॉमेडी, उसका एक जो पार्ट है वो एक तो पैराडाइज के बारे में है, तो एक हेल के बारे में है। तो उस हेल वाले पार्ट में वो इन दो किरदारों को हेल में दिखाता है, ब्रूटस और कैसियस को। लोएस्ट सर्कल ऑफ हेल में क्यों? उन्होंने सीजर को मारा था इसलिए। For treason to the one of the Lord was then the worst sin, but Brutus is the other hero of the play, an honorable man who makes a tragic mistake. ठीक है, किसी और प्ले में वो ब्रूटस हीरो भी है कि उससे गलती हो गई, हिस्ट्री चेंज नहीं हुई, लेकिन पर्सपेक्टिव कहानी लिखने के फर्क से हम बात कर रहे हैं। एक दो प्ले में से ट्रेजिक हीरो भी गिना गया, ऐसा बंदा जो बेसिकली गलती कर देता है और उनके साथ मिल जाता है और अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड को जो है वो स्टैब करता है उनके साथ मिलकर। तभी जो है सीजर को कहना पड़ता है कि बाकियों पे मुझे दुख नहीं था कि लोगों ने मुझे मारा, तो किसी पे वो नहीं बोलता, लेकिन जब ब्रूटस उसको मारता है, स्टैब करता है, तो कहता है यू टू ब्रूटस, कि मुझे, मतलब उसको कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी, और शायद वो तब मरता है। वो ब्रूटस जब मारता है तो वो मर जाता है उसके बाद फौरन। यानी ये फ्रेंड का जो बेट्रेयल है वो भी हमें यहाँ पे नजर आता है, क्लोजेस्ट फ्रेंड का जो बेट्रेयल। सो रिफॉर्मर्स लाइक जॉन नॉक्स, कुछ और ऐसे लोग भी हैं जो इस जस्टिफाइड द ट्रेनिसाइड। ट्रेनिसाइड एक टर्म होती है, यानी बादशाह को मारना, खासतौर पे टायरेंट किंग जो है ना उसको मर्डर करने को टर्म होती है टायरेनिसाइड। जैसे पैट्रीसाइड होता है फादर को मारना, मैट्रीसाइड मदर को मारना। ठीक है, जीनोसाइड मतलब कोई एक ग्रुप है उसको मारना, ये नस्ल कुशी कर देना। साइड जब लगता है जैसे सुसाइड यानी खुद को मार देना। शेक्सपियर्स ड्रामाटर्जी इज द डबल ड्रामेटिक फोकस ऑन सीजर एंड ब्रूटस। ठीक है, इसमें कमाल ये है कि शेक्सपियर का इसमें डबल फोकस हमें नजर आता है, सीजर के ऊपर भी और ब्रूटस के ऊपर भी। This doubleness with implicit comparison with transfer of sympathy was first seen in Richard II, is in many of the plays and in the title of Antony and Cleopatra.
जो एक और प्ले है शेक्सपियर का, ये वही किरदार है एंटनी जो इसका सीजर का दोस्त होता है और बाद में रिवेंज लेता है उसकी जगह पे, ठीक है। वो बाद में फिर मिस्र की जो मलका है कैलोपैट्रा, ये मिस्र की मलका होती हैं, इनके साथ उनकी मोहब्बत की एक दास्तान है और वो अलग से शेक्सपियर ने लिखी है इसके ऊपर। लेकिन ये जो डबलनेस है यानी डबल फोकस है, ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट था कि आपकी हमदर्दियां जो है ना ऑडियंस की या रीडर की वो बदलती रहती हैं, पता नहीं चलता कि किसके बारे में हमें किसके खिलाफ सोचना है किसके साथ हो रहे हैं। तो फोर ग्रेट ट्रेजिडीज, ये जो है ना ट्रेजिडीज इनको कहा जाता है फोर ग्रेट ट्रेजिडीज, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ईच एंड्स इन द डेथ ऑफ द हीरो जस्ट एज द कॉमेडीज एंड इन मैरिज। कॉमेडीज आपको पता है ज्यादातर शादियों पे एंड होती हैं, खुशियों पे, हैप्पी एंडिंग, अक्सर मैरिजेस पे। और शेक्सपियर की जो ट्रेजिडीज हैं वो एंड होती हैं डेथ के ऊपर, ठीक है। एंड पे आपको पता है ब्रूटस भी मारा जाता है, कैसियस भी मारा जाता है और सीजर भी मारा जाता है, तीनों जो हैं उनकी डेथ हो जाती है मेन कैरेक्टर में। Each finds the noble protagonist in an evil plight. Hamlet explains the time is out of joint, O curse spite, that ever I was born to set it right. तो such a mismatch is one of basis of the tragedy, ठीक है। ये जो आउट ऑफ ज्वाइंट करता है ना टाइम को, that is the basis of the tragedy. Hamlet is a humanist prince in a mafia family. Othello is a warrior in the world of love and intrigue. Coriolanus is a Homeric Achilles in the modern politics. In the Britain of Lear, goodness has to go into exile or disguise if it is to survive. ये सारे इसके heroes. But Lear is partly responsible for his own tragedy. And Macbeth almost entirely so. Macbeth बड़ा डिफरेंट एक प्ले है, जैसे बिल्कुल हमें मार्लो का एक प्ले मिलता है टैम्बरलेन, लास्ट ऑफ पावर जो हमें नजर आती है, लेकिन वो बहुत फोर्सफुल प्ले है खैर, और उसमें कोई एज सच ट्रेजेडी नहीं उस तरह से होती, हीरो नॉर्मल डेथ होती है हीरो की। मैकबेथ जो है वो इसमें भी लस्ट ऑफ पावर है, और लेकिन ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ एंड है इसका, यानी ये ट्रेजेडी है, हमें पिटी और फियर फील होता है इसके साथ। ऑलमोस्ट एंटायरली रिस्पॉन्सिबल है तक अपने फॉल के लिए। तो शेक्सपियर हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता नजर आता है, किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ नहीं है कि बस एक ही स्ट्रक्चर हर ड्रामे में आपको नजर आएगा। इट इज ही हु डिसजॉइंट्स द टाइम। मैकबेथ में तो वो खुद जिम्मेदार है ना टाइम को डिसजॉइंट करने के लिए, इक्विलिब्रियम को ब्रेक करने के लिए। एसी ब्रैडले's ट्रेजिक फ्लॉ थ्योरी की अगर बात करें, एसी ब्रैडले का जो नाम है ना ये इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि शेक्सपियर के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है, बड़ा अथेंटिक जो क्रिटिक है ना शेक्सपियर की ज़ात के ऊपर, स्पेशली अगर आपने पढ़ना हो डिटेल्स इनके बारे में, कल कलाम को एमफिल पीएचडी अगर करें तो एसी ब्रैडले का नाम या ब्रैडली का नाम याद रखिएगा, एसी ब्रैडले या ब्रैडली इज द क्रिटिक ऑफ द शेक्सपियर। और इन्होंने एक ट्रेजिक फ्लॉ जो इनके यहाँ पाया जाता है उसकी थ्योरी भी दी। इन शेक्सपियरियन ट्रेजिडी, ये उनकी बुक का नाम है शेक्सपियरियन ट्रेजिडी, स्पेशली ट्रेजिडी के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया इन्होंने। ब्रैडली फेमसली प्रपोज दैट ईच ऑफ द ट्रेजिक हीरोज हैज सच अ फ्लॉ। उनका ख्याल है इनके जो जितने भी ट्रेजिक हीरो हैं उनमें एक फ्लॉ पाया जाता है, ट्रेजिक फ्लॉ आप जिसे कह रहे हैं। एम्बिशन इन द मैकबेथ, मैकबेथ में क्या मसला है, एम्बिशियस है, ठीक है, तख्त चाहता है, डंकन को मार देता है, बादशाह को मार पे बादशाह पे कब्जा कर लेता है और सब्सिक्वेंटली इसकी डेथ होती है। जेलसी इन द ओथेलो, ओथेलो एक जेलस हो जाता है या किया जाता है जैसे भी। दिस misapplies the poetics of the Aristotle. Aristotle's penetrating analysis was based on the action, finding that tragedy proceeds from a tragic error, as when Oedipus marries his mother in ignorance. ठीक है, यहाँ पे तो उनमें ट्रेजिक फ्लॉ है, यानी वो एम्बिशियस है तो वो है, कोई एरर ऑफ जजमेंट नहीं करता। ये एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी नहीं है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी बिल्कुल अलग है। आपने जो अभी एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी पढ़ रखी है बुक्स के अंदर, उसमें जो हर करेक्टर में जो प्रॉब्लम होता है उसको हम कहते हैं
जो हमार्शिया जिसके लिए वर्ड यूज किया, दैट इज फॉर एरर ऑफ जजमेंट। ठीक है, वो एरर ऑफ जजमेंट है, पता नहीं चलता, एडिपस का कोई कसूर नहीं होता, वो पूरी कोशिश करते हैं बचने की, वो कोई एम्बिशियस नहीं होता कि मार के माँ बाप को जो है वो, या बाप को मार के माँ से शादी करने को, उसे यानी कॉन्शियसली वो ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन जो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज हैं, इसमें ट्रेजिक फ्लॉ है, कैरेक्टर के अंदर एक ट्रेजिक फ्लॉ है जो उसे ट्रेजेडी की तरफ लेके जाता है। ट्रेजेडी में अगर आपसे फ्लॉ और एरर ऑफ जजमेंट मार्शिया जो पूछा जाए, तो आप बता सकते हैं कि ये एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही एरिस्टोटल की थ्योरी शेक्सपियर ने पढ़ रखी थी, इसलिए उनके यहाँ वैरायटी हमें नजर आती है। बिकॉज एडिपस मैरीज हिज मदर इन इग्नोरेंस, टोटल इन इग्नोरेंस, लेकिन मैकबेथ पूरे होशो आवाज के साथ मर्डर करता है। ठीक है, रादर देन ए कैरेक्टर फ्लॉ सच एज जेलसी, और ओथेलो जेलस होता है। ठीक है, उसे वास्ते डालती है डेस्टिमोना कि मुझे माफ कर दो, छोड़ दो, तलाक दे दो, कल मार लेना, इवन आज ना मारो, लेकिन वो नहीं रुकता। तो वो कोई इग्नोरेंस में नहीं कर रहा, वो पूरे एक इमोशन के अंडर जरूर कर रहा है, लेकिन इग्नोरेंस में नहीं कर रहा, सब जानते हैं। द ट्रेजेडीज कैन बी अंडरस्टूड विदाउट अरिस्टोटल, ये भी हमें साबित होता है, वी कैन अंडरस्टैंड द ट्रेजेडीज, और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी बिल्कुल एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी नहीं है। And Shakespeare does not exemplify Aristotle's admired singleness of focus or the unity of action. और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर जो पोइटिक्स में लिखे हैं ट्रेजेडी के बारे में अरिस्टोटल ने, उनको भी शेक्सपियर बिल्कुल फॉलो नहीं करता। वो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन है, जो आगे क्लासिक्स कहेंगे कि ये तो जो फॉलो नहीं करता वो क्लासिकल है, तो शेक्सपियर के मामले में वो क्रिटिसाइज करेंगे शेक्सपियर को। लेकिन शेक्सपियर का जो वर्क है वो बिल्कुल एक अलग है, यूनिक है, और खुद अपनी जगह एक क्रिएशन है। Hamlet is exceedingly complex, and in Gloucester and his sons, King Lear has a secondary plot. ठीक है, जैसे देखें ना कैसे फोकस जो है वो, यूनिटी ऑफ एक्शन जो है वो ब्रेक होती है। किंग लियर में देखें, एक ग्लोसेस्टर का प्लॉट भी साथ चलता रहता है, किंग लियर का अपना, और उसके एक नोबल पर्सन की दो बेटे होते हैं और उनके साथ उसके ताल्लुक, और किंग की तीन बेटियों को और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, डबल प्लॉट चल रहा होता है, डबल फोकस चल रहा होता है। तो एक्शन जो है यहाँ ब्रेक हो जाता है। और हैमलेट में आप देखें वो भी कितना कॉम्प्लेक्स है, प्लेसेस भी चेंज होती हैं, एक्शन भी चेंज होता है। अगले इंपॉर्टेंट प्ले की तरफ मूव करते हैं, दैट इज हैमलेट। और हैमलेट जो है वो ना सिर्फ नेक्स्ट प्ले है, बल्कि कहा जाता है कुछ क्रिटिक के मुताबिक इट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजेडीज, वन ऑफ द बेस्ट वर्क जो क्रिएट किया गया है वो हैमलेट है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये एक इंटेलेक्चुअल फेलियर भी है, इतना अच्छा काम नहीं है, कुछ कहते हैं। खैर वो तो क्रिटिसिज्म होता रहता है, लेकिन ज्यादा क्रिटिक्स का ये ख्याल है कि हैमलेट सबसे बेस्ट वर्क है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ें इसको, डिटेल से पढ़ने वाली चीज है। लेकिन आज हम इसकी थोड़ी सी स्टोरी देखते हैं। हैमलेट के बारे में आप जानते हैं कि ये शेक्सपियर ने लिखा था। द किंग ऑफ द डेनमार्क हैज डाइड एंड हिज वाइफ गर्टरूड हैज मैरिड हिज ब्रदर क्लाडियस। स्टोरी यहां से शुरू होती है कि ये डेनमार्क की सेटिंग है। डेनमार्क जो है, डेनिश किंग जो है उसकी डेथ हो गई है, और उसके मरने के बाद जो उसकी वाइफ है गर्टरूड, गर्टरूड ने शादी कर ली है डेनमार्क के बादशाह के भाई के साथ, क्लॉडियस के साथ। ठीक है, द किंग्स सन हैमलेट, ये हमारा जो हीरो है, हैज कम होम टू एल्सिनोर फॉर हिज फादर्स फ्यूनरल। ठीक है, वो स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है, तालीम हासिल करने के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। और हैमलेट जो है वो अभी यंग है, और उसको पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है, तो वो वापस आ जाता है डेनमार्क। ठीक है, यहां तक क्लियर है, बात आपको समझ आ गई। डेनमार्क का बादशाह मर गया है और उसकी वाइफ जो है गर्टरूड ने शादी कर ली है क्लॉडियस के साथ। ये थोड़ी हैरान कुन बात है, क्योंकि बड़ी जल्दी शादी कर ली है, और हैमलेट जो है वो वापस आया हुआ है बाप के मरने के बाद, तालीम को अधूरा छोड़ के। Hamlet sees the ghost of his father. The ghost tells him that it was his brother Claudius, a new king who killed him, and commands Hamlet to get revenge. अब होता क्या है कि एक घोस्ट नजर आता है
हैमलेट को। एक्चुअली तो पहले गार्ड्स को नजर आता है, वो होरेशियो को बताते हैं, और होरेशियो जिसका दोस्त है, हैमलेट का क्लोज फ्रेंड है, वो उसे फिर लेके जाता है। इन्हें पहले यकीन नहीं आता, और वो घोस्ट जो है, जो कहता है कि मैं तुम्हारे फादर का घोस्ट हूँ, डेड फादर का, तो वो उसे बताता है कि किस तरह से मुझे मार दिया है मेरे भाई ने, क्लॉडियस ने, यानी तुम्हारे अंकल ने मार दिया मुझे, और तुम जाओ और इसका बदला लो, रिवेंज लो, रिवेंज। और ये एक रिवेंज ट्रेजेडी भी है। और आपको क्या आपको याद है, रेनेसां में एक ऑथर हैं जिन्होंने रिवेंज ट्रेजेडी की बुनियाद रखी थी। अगर क्या आप नाम बता सकते हैं उसका? थोड़ी देर में ये आपका टेस्ट होगा। उस वक्त हम मैंने बात की थी कि बाद में हैमलेट आएगा। Hamlet has been behaving strangely, and Claudius asks Hamlet's childhood friends Rosencrantz and Guildenstern to find out why। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हैमलेट को पता लगता है कि, ये पता तो नहीं लगता, उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है घोस्ट के जरिए से कि उसके अंकल ने मारा, लेकिन उसे अब कैसे कंफर्म हो? वो एक पढ़ा लिखा शख्स है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, या अभी यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, स्टूडेंट है। हैमलेट एक अक्लमंद शख्स है, किताबें पढ़ता है, तो वो एक महज एक भूत की कहने के ऊपर, जो पता नहीं उन्हें एक इल्यूजन भी हो सकता है, वो एक ईवल कोई हो सकती है, कोई इवल स्पिरिट भी हो सकती है। तो कई मन में उसके ख्याल आते हैं, कई दिल में उसके आइडियाज आते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या वाकई मर्डर मेरे अंकल ने किया है? उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता, उन्हें उसे कोई कंफर्म नहीं होता। इस वजह से ना वो, अब उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे, इसलिए वो इस बात को तलाश करने के लिए कि आखिर कातिल कौन है, और क्या वाकई क्लॉडियस ने मारा था, ये मर्डर था। तो इस बात को जानने के लिए वो एक तरीका लगाता है, वो है कि वो पागलपन की एक्टिंग करता है। वो क्या शो करता है कि उसका दिमाग जो है वो चल गया, वो बड़ी बहकी बहकी लोगों से बातें करता है, जिससे क्लॉडियस थोड़ा परेशान होता है कि आखिर इसे क्या हुआ है। और उसके दो दोस्त रोजनक्रैंट्स और गिल्डनस्टन के जिम्मे लगाता है कि ढूंढो किसे क्या होता है, और पोलोनियस के जिम्मे भी लगाता है, जो उसका एक नोबल है। और यहाँ पे एक और बात है कि एक और करेक्टर है पोलोनियस, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, जो कि नोबल हैं रॉयल फैमिली के अंदर, और उनकी जो बेटी है ओफिलिया, ओफिलिया जो है वो हैमलेट उसको, उसके साथ मतलब मोहब्बत करता है, लव करता है, और ओफिलिया उसकी बिलव्ड है। और अब जब ये पागलपन की एक्टिंग शुरू करता है, तो पोलोनियस के मुताबिक या उसके गैस में ये मोहब्बत का असर है, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें करता है। A group of traveling actors visit the castle, and Hamlet asks them to perform a play about a man who murders a sleeping king to see how Claudius reacts। और एक ट्रैवलिंग एक्टर्स की कंपनी आती है, जैसे शेक्सपियर के ज़माने में अभी वो स्ट्रीट एक्टर होते थे ना, जो बाकायदा से ग्लोब थिएटर और इन थिएटर्स के बनने से पहले स्ट्रीट थिएटर होते थे, लोग इधर से घूम फिर के पैसे कमाया करते थे। ऐसी ट्रैवलिंग कंपनी इस प्ले में दिखाते हैं, जो वहाँ पे आती है, और वो उन्होंने प्ले करना होता है। तो हैमलेट उनसे मिलता है और उन्हें बताता है कि प्ले मैं तुम्हें लिख कर दूंगा, तुम लोगों ने ये प्ले करना है। उसको आइडिया ये आता है कि जब सारे लोग प्ले देख रहे होंगे, हम बादशाह को भी इनवाइट करेंगे, क्लॉडियस को भी, तो वहां जो मुझे शक है, मैं ये करूंगा कि मैं वही सीन जो है ना उसमें डाल दूंगा, वो स्टोरी, कि जो एक बंदा है वो अपने भाई को मारता है और उसके भाई की बीवी से शादी कर लेता है और तख्त पे कब्जा कर लेता है, और बिल्कुल उसी तरह सोते में उसके कान में जो है ना वो जहर डालता है। तो वो सोचता है कि अगर ये सीन देख के कोई गड़बड़ हुई तो हमें आइडिया हो जाएगा, देखते हैं क्या असर पड़ता है क्लॉडियस के ऊपर। Hamlet tells his beloved Ophelia that he never loved her, and then asks Gertrude how she can be happy when her husband has only just died। माँ से गुस्सा करता है कि तुम खुश कैसे हो सकते हो, तुम इतनी हैप्पी क्यों? उससे लड़ता है कि तुम्हारे तो हस्बैंड की डेथ हुई हुई है, तुम्हें क्यों नहीं एहसास है? और फिलिया को बताता है कि मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। एक्चुअली तो है, उसको बहुत लव है, बाद में बड़े डायलॉग भी हैं उसके। तो लेकिन उसे शो करना चाहता है एक पागलपन का एक बिहेवियर जो है। द एक्टर्स परफॉर्म द स्टोरी ऑफ द मर्डर ऑफ ए स्लीपिंग किंग, एंड क्लॉडियस स्टॉर्म्स आउट।
अब ये जो उसने गेम खेली है कि कैसे कंफर्म किया जाए कि क्या क्लॉडियस ने वाकई मारा है अपने भाई को और डेनमार्क के तख्त पे कब्जा कर लिया है। तो जैसे ही वो स्टोरी परफॉर्म होती है, क्लॉडियस बैठा होता है और क्लॉडियस जैसे ही ये सीन देखता है मर्डर का, और ऐसे लगता है उसने भी जो कि ऐसे ही मर्डर किया हुआ है, सोते में उसके कान में जहर डाला है, तो बादशाह की डेथ हो गई है और कोई सबूत भी नहीं मिला किसी को, तो वो वहां पे भाग खड़ा होता है, वहां से गुस्से में निकल जाता है। दिस कंफर्म्स हैमलेट बिलीव दैट क्लॉडियस किल्ड हिज फादर। यहाँ पे जाके हैमलेट को यकीन हो जाता है कि हो ना हो कातिल यही है, और दूसरी तरफ क्लॉडियस को भी यकीन हो जाता है कि हो ना हो हैमलेट को सब पता चल गया है और ये पागल नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ क्लैरिटी आ जाती है। हैमलेट एंड मदर गर्ट्रूड आर्ग्यू अबाउट हिज बिहेवियर, लेकिन इससे पहले ही, इस बात से पहले तो कि लिंक मिस है, माँ से बुलाती है हैमलेट को ताकि मैं उसे समझाऊं, इससे बात करूं, डिटेल से कुछ डिस्कस करें। तो वो आता है जब महल के अंदर, उन कमरों के अंदर, वहां पे जहाँ पे बादशाह रहता है, माँ से मिलने के लिए, तो एक जगह पे वो देखता है कि क्लॉडियस बिल्कुल अकेला है, रात का टाइम है, और सोचता है कि मैं, कितना अच्छा मौका है, किल कर देता हूँ, पता भी लग गया यही मर्डर है, अच्छा टाइम है। लेकिन आगे बढ़ता है, लेकिन देखते हैं क्या है कि क्लॉडियस उस वक्त इबादत कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ हम नमाज पढ़ते हैं, तो हम सोचते हैं यार नमाज में तो किसी को नहीं मारना चाहिए, एक बंदा नमाज पढ़ रहा हो, हाल तो कोई जालिम मुसलमान होते हैं जो खैर मस्जिदों में भी लोगों को मार डालते हैं, लेकिन खैर वो सोचता है कि अगर मैंने इसको इस इबादत की हालत में, जो क्राइस्ट के आगे जो है इस वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, अपने क्रिश्चियनिटी की जो भी प्रेयर है, जो दुआ है, जो नमाज है, वो अदा कर रहे हैं, तो वो सोचता है अगर मैंने इसको इस वक्त मारा, हाल तो ये निहत्ता भी है, उसे पता भी नहीं है, मैं पीछे से जाके मार सकता हूँ इसको, लेकिन अगर मैंने इस वक्त मारा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जन्नत में चला जाए। ठीक है ना, एक ऐसी हालत में मरेगा तो सीधा जन्नत में ही ना कहीं चला जाए, इसके गुनाह माफ हो जाए और मेरा ही कसूर गिना जाए, तो ये तो मेरा रिवेंज जो है इनकम्प्लीट रह जाएगा, मैं इसको ऐसी मौत मारूंगा कि ये जहन्नम में जाएगा। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे नेक्स्ट मौके का वेट करना चाहिए, तो फिर डाल देते हैं। ठीक है, और जहां पे से बिल्कुल कंफर्म नहीं होता ना, तो प्ले करने से पहले तो वो एक लाइन भी है, टू बी और नॉट टू बी वाला, कि क्या है वो मर्डर कातिल है या नहीं, या मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मारना चाहिए, बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये कंफ्यूजन बड़ी, ये फ्रेज बहुत आम है, बहुत मशहूर हुई थी, टू बी और नॉट टू बी, जब भी आप फंसते हैं दो चीज़ों में कि क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्या सच है क्या झूठ है, कोई करूं बात के ना करूं, तो टू बी और नॉट टू बी वाली जो सिचुएशन है वो उससे पहले की है। अब वो माँ से मिलने के लिए जब आता है तो माँ के साथ आर्गुमेंट होगा, तो इस आर्गुमेंट जब होता है और वो बड़े गुस्से में आता है, तो उसकी माँ जो है ना वो चिल्लाती है कि कहीं हैमलेट गुस्से में मुझे मार ही ना दे। माँ से लड़ता है कि तुमने क्यों शादी कर ली, इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें पड़ी हुई, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं था, मेरे बाप से तुम्हें मोहब्बत नहीं थी, या क्या तुम क्या करते, मतलब ऐसा क्यों किया, वो जवाब तलब करता है जब माँ से। तो पर्दे के बिल्कुल पीछे जो है ना पोलोनियस छुपा होता है, पोलोनियस जो है ना वो छुप के देख रहा होता है ये सारा कुछ, लेकिन जब वो गुस्से में वो चीखता है, तो पोलोनियस हेल्प के लिए पुकारता है, हेल्प उसके मुंह से निकल जाता है। जब गर्टरूड जो है ना वो हेल्प के लिए पुकारती है, तो उसके मुंह से भी हेल्प निकल जाता है, और ये आवाज सुनते ही तो उसको लगता है हैमलेट को कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस छुपा हुआ है, तो वो पर्दे को हटाए बगैर ही तलवार मारता है और मार डालता है पोलोनियस को। लेकिन जब पर्दा हटता है तो पता चलता है ये तो क्लॉडियस नहीं है, ये तो पोलोनियस है, और पोलोनियस आपको पता कौन है, ओफिलिया का फादर है। ड्यूरिंग देयर आर्गुमेंट हैमलेट एक्सीडेंटली किल्स पोलोनियस, ओफिलियस फादर, और इसके नतीजे में क्या होता है, ओफिलिया जो है वो पहले ही, हैमलेट कहता है मुझे तुमसे लव नहीं है, बाप भी मर जाता है और मारने वाला भी हैमलेट है, इस सारी कंफ्यूजन में ओफिलिया जो है ना वो ज़हनी तवाज़ुन खो देती है और पागल हो जाती है। हैमलेट will not tell anyone where Polonius' body is. Claudius sends him to England, but he does not arrive. अब यहाँ सिचुएशन ये है कि हैमलेट जो है वो मर्डर कर चुका है, और वो भी पोलोनियस का, तो उसकी माँ भी परेशान है, और क्लॉडियस के लिए बड़ा अच्छा मौका मिल गया क्लॉडियस को, तो अब क्लॉडियस उसे बहरहाल कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जान बचाता हूँ और तुम इंग्लैंड चले जाओ। वो रोजन क्रैंस और गिल्डनस्टन को एक लेटर देता है इंग्लैंड के बादशाह के नाम, और कहता है कि ये हैमलेट को ले जाओ ताकि ये सेफ हो, क्योंकि यहाँ रुकेगा तो फिर इसके खिलाफ मुकदमा होगा और इसको फिर
मर्डर की सजा ज़ाहिर है मौत है, वो मिल सकती है, तो मैं इसको बचाने के लिए इस मुल्क से भेज रहा हूँ। लेकिन उस लेटर में वो क्या लिखता है, वो खुफिया एक खत देता है जो इंग्लैंड के बादशाह के नाम है। वो ये है, उस खत में लिखा होता है कि ये जैसे ही वहां पे पहुंचे हैमलेट, इसको मार डालो। लेकिन रास्ते में क्या है, हैमलेट वो खत देख लेता है और उस खत में क्या है कि चेंजेस कर देता है, रेज करके अपना नाम हटा के ये लिख देता है कि रोजनक्रैंट्स और गिल्डन जब पहुंचे तो इनको मार दिया जाए। फिर कुछ पायरेट्स भी हमला कर देते हैं और हैमलेट जो है ना वो बच बचा के किसी तरीके से डेनमार्क वापस आ जाता है। लेकिन वापस आना तो काफी खतरनाक है। पीछे पीछे क्या है, ओफिलियस ब्रदर एक और करेक्टर हमारे सामने आता है, लियार्टिस। अब हमारे सामने एक और करेक्टर आता है, लियोटिस comes home and finds Ophelia has gone mad with grief. She kills herself and Claudius and Leontes plot to murder Hamlet. वो क्या करती है, खुद को मार डालती है, सुसाइड कर लेती है ओफिलिया। पोलोनियस भी मर चुका है, उसके गुस्से में वो आया था, और ओफिलिया भी मर जाती है। तो उसका भाई ओफिलिया का जो लियार्टिस है, उसे पता चलता है कि ये सारा कसूर हैमलेट का है। तो वो कहता है मैं हैमलेट से रिवेंज लूंगा। और वहां पे जब ये बिल्कुल ओफिलिया को कब्र में उतार रहे होते हैं, तो उस वक्त बिल्कुल हैमलेट जो है ना वहां पे आता है, और जहाँ पे उसकी डिबेट भी होती है लियार्टी के साथ, थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती है, जहाँ पे वो कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुझे तो ओफिलिया से लव था। और वो लियार्टिस कहता है कि लव तो मुझे है, जो भाई है उसको मोहब्बत है, तुम्हें कौन सी मोहब्बत है। वो इनके दरमियान अच्छी एक डायलॉग है जहाँ पे वो कहता है कि मुझे ओफिलिया से इतनी लव है जितना 100 भाई भी मिलके नहीं कर सकते। खैर लियाटिस उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, तुमसे लड़ूंगा। तो क्लाडियस कहता है कि नहीं नहीं ऐसे मत लड़ो। वो कहता है अभी फ्यूनरल है, इसको हो लेने दो। इस तरह करते हैं कि तुम दोनों के डुअल करवाते हैं। डुअल तो आप जानते हैं ना, फेस टू फेस एक लड़ाई होगी, बाकी लोग बैठ के देखेंगे। तो डुअल करवाते हैं, तुम सही ऑनरेबल तरीके से लड़ो, ये क्या बात हुई लड़ने वाली। तो क्लॉडियस क्या करता है कि प्लॉट इख्तियार करता है लियार्टिस के साथ मिलकर। लियार्टिस के हाथ में जो तलवार दी जाती है जब डुअल होने लगता है, तो उसके हाथ में जो तलवार है लियार्टिस के हाथ में, उसको जहर आलूद कर दिया जाता है, ताकि जरा सा भी कट लगे हैमलेट को, जरा सा भी, तो वो उसके बचने के कोई चांस नहीं इस डुअल में। और अगर वो डुअल जीत भी जाए तो फिर क्या होगा, और कोई कट ना लगे तो फिर उन्होंने ये तरीका रखा होता है कि दरमियान में एक नौकरों के जरिए से, उन्होंने सर्वेंट्स के जरिए से एक शरबत मंगवाते हैं जिसमें जहर होता है, कि हैमलेट जैसे ही रुकेगा, कहीं थकेगा, तो हम उसको शरबत पेश करेंगे और उसमें जहर होगा। तो अगर वहां से बच गया तो पॉइजन से नहीं बचेगा। Hamlet agrees to fight Leartes. During the duel, Gertrude drinks poison. लेकिन होता क्या है, जंग के दौरान गर्टरूड गलती से वो गिलास पी लेती है इसमें जहर मिला होता है, और उधर ही मर जाती है। पॉइजन वाला जो गिलास है वो पी लेती है। और इस डुअल के दौरान जो है ना वो हैमलेट को कट भी लग जाता है, और दोनों की तलवारें गिरती हैं, तो जो सोर्ड्स हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं। जो जहर वाली तलवार है वो हैमलेट के पास आ जाती है, जो सादा तलवार है वो चली जाती है लियोर्टिस के पास, और बाद में फिर कट लग जाते हैं लियोर्टिस को। अब दोनों को उस तलवार से जो कि जख्म लग गए हैं, और उन जख्मों की वजह से जहर फैल रहा है बॉडी में, थोड़ी देर में जो है ना लियार्टिस भी मर जाता है। और अब ये देखता है कि हैमलेट एंड लियार्टिस आर फैटली वुंडेड। हैमलेट किल्स क्लॉडियस बिफोर ही डाइज। लेकिन हैमलेट को अब पता चल चुका है, उसकी माँ भी मर गई है, लियार्टिस भी, उसे पता चल चुका है ये तलवार जो है इसमें जहर है। और वो इससे पहले कि वो भी मर जाता, वो जल्दी से हमला करता है क्लॉडियस पे, फाइनली क्लॉडियस को मार डालता है। तो क्या है जी, क्लॉडियस भी मर जाता है, गर्टरूड मर जाती है, लियोर्टिस मर जाता है, ओफिलिया मर जाती है, पोलोनियस मर जाता है। सारे करेक्टर मरे पड़े होते हैं एट द वेरी एंड। वेरी पैथेटिक सीन। कैसा लगेगा जब सारे ही मर जाते हैं। So whatever idea he had of tragedy, Shakespeare learned the genre from the tragedies he saw when he came to London, such as the revenge plays of Thomas Kidd. थॉमस किड की जो रिवेंज प्लेज है उनसे इसने काफी सीखा था। और शेक्सपियर की जो लर्निंग है ना, कहते हैं ये ऑब्जर्वेशन की है, इसने देखा है और आउट ऑफ सिलेबस किताबें पढ़ी हैं। ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी वेट्स में शामिल नहीं था। इसने एरिस्टोटल नहीं पढ़ा, इसने क्लासिक्स नहीं पढ़ा, इसलिए इसने कोई यूनिटीज नहीं फॉलो की, इसने कोई पोइटिक्स नहीं फॉलो की। और इसने जो है वो जो इसने देखा इर्द गिर्द अपने, उन चीजों से इसने सीखा और उन पे अमल किया। तो कहाँ से सीखा, टॉमस किड से सीखा, मार्लो से सीखा, खुद देखा, प्लेज होते देखे, पब्लिक के मिजाज को समझा, खुद से तारीख पढ़ी, खुद से चीजें पढ़ी इसके अंदर। इसलिए आपको और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए, किसी एक
चीज के साथ स्टक नहीं हुआ है। शेक्सपियर किसी नुक्ते के साथ नहीं जुड़ा हुआ आपको नजर आता, किसी जॉनरा के साथ जुड़ा नजर नहीं आता, किसी खास फॉर्म के साथ। सारे जो है ना इसने हिस्ट्रीज भी लिखी, ट्रेजेडी कॉमेडीज भी लिखी, यानी हर तरह की वायलेशन करता था। जो एक यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे तो बेचारे जो है वो तजर्बा करने से घबराते थे, और जो क्लासिकल ने कह दिया था बस उसको लकीर के फकीर बन जाते थे ना। तो चूंकि अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सम टाइम आपको जीनियस बनाने की बजाय लकीर का फकीर बना देती है। आप एक्सपेरिमेंट से ही डरते हैं। These were influenced by the example of the closest drama of the Roman Seneca. रोमन की जो सैनिका ट्रेजेडीज हैं, याद है मैंने आपको बताया था 10 ट्रेजेडीज ऑफ सैनिका, एक ऑथर ने ट्रांसलेट की थी, और वो बुक, उस बुक ने शेक्सपियर की बहुत मदद की। रिटन टू बी रेड नॉट परफॉर्म्ड, वो डेफिनेटली पढ़ने के लिए वो बुक बनी थी, और उस सैनी का जो रोमन ट्रेजेडी की फॉर्म है उससे ज्यादा ये हमें इन्फ्लुएंस नजर आता है। शेक्सपियर्स हैमलेट इज सच ए हैंडफुल एंड इट रिलाइज ऑन द फेमिलियरिटी विद द प्रीवियस प्ले अबाउट हैमलेट प्रोबेबली बाय द किड एंड नाउ लॉस्ट। कोई एक प्ले किड का भी है जो हैमलेट के ऊपर ही है। ये कहानी पहले से किड ने भी इसके ऊपर रिवेंज ट्रेजेडी लिखी थी, लेकिन वो अवेलेबल नहीं हुई है। शायद ये उससे काफी क्लोज या उस पर बेस